अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा कंबस्शन एंड फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली ये कवर करेगा कंबस्शन के प्रोसेस को और जो इसके पैरामीटर्स इन्वॉल्व होती हैं उनको कवर करेगा इसमें थर्ड चैप्टर के अंदर। इसमें फ्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉकिंग है और जो आपके पास कंबस्शन की कर्व बनती है उसमें हम इसको डिटेल से इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस के टर्म्स हम स्टडी कर लेते हैं, नॉर्मल कंबस्शन और अब नॉर्मल कंबस्शन। जो नॉर्मल कंबस्शन होती है वो कंबस्शन प्रोसेस जो इनिशिएट होता है मतलब कि वो एक स्टडी प्रोसेस होता है। कंबस्शन प्रोसेस विच इज इनिशिएटेड स्लोली बाय अ टाइम्ड स्पार्क एंड इन द फ्लेम फ्रंट मूव्स कम्प्लीटली अक्रॉस द कंबस्शन चैम्बर इन द यूनिफॉर्म मैनर। मतलब एक नॉर्मल वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म या स्टडी के साथ स्पीड के साथ वो एक मूव करता है आपके पास। जैसे इस फिगर में भी शो करवाया हुआ है कि ऊपर से यहाँ पे आपके पास प्रेशर एक्सर्ट होता है। कंबस्शन मतलब कंबस्शन जैसे ही होती है तो आपके पास वहाँ से प्रेशर इंक्रीज़ होता है और एक स्टडी स्पीड के साथ ये पिस्टन उस प्रेशर को एक्सर्ट करता है पिस्टन के टॉप पे और वो स्टडी स्पीड के साथ पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है। तो ये आपके पास एक नॉर्मल कंबस्शन होती है। इसमें जो आपके पास फ्लेम फ्रंट होता है, जैसी कंबस्शन होती है जैसे स्पार्क की वजह से, तो फ्लेम फ्रंट होता है वो भी एक स्टडी मूव करता है। वो मतलब कि वो एक तमाम डायरेक्शंस के अंदर मूव करता है और जिसकी वजह से ये प्रेशर एक यूनिफॉर्मली एक्सर्ट करता है इस पिस्टन के ऊपर जो इसको डाउनवर्ड पोजीशन में लेके आता है। जो अब नॉर्मल कंबस्शन होती है उसमें जो फ्लेम फ्रंट होता है वो आपके पास नॉर्मली क्या होता है कि वो उसमें जो स्पार्क होता है या उसके अंदर जो इग्निशन हो रही होती है वो आपके पास नॉर्मल नहीं होती कि उसमें स्पॉन्टेनियस हो रही होती है। कभी किसी पॉइंट पे, जैसे कभी इस पॉइंट पे आपके पास कंबस्शन हो रही होगी, कभी किसी पॉइंट पे तो एज ए एक्सप्लोशन के तौर पे यहाँ कभी पिस्टन के ऊपर सरफेस इग्निशन हो रही होगी जो हम टर्म्स पढ़ेंगे भी, जिसकी वजह से पिस्टन के ऊपर एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं और वो अब्रप्टली मतलब कि उसके ऊपर कोई एक यूनिफॉर्म प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा होता। A combustion process in which a flame front may be started by a hot combustion chamber surface either prior to or after spark ignition, or a process in which the some part or all of the charge may be consumed at extremely high rates। मतलब कि सारा के सारा जो आपके पास फ्यूल होता है वो जो कंबस्ट होता है या स्पार्क होता है वो यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा होता है, उसमें स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन्स हो रही होती है। इसमें जो आपके पास फर्स्ट है स्पार्क नॉक, अब नॉर्मल कंबस्शन में दूसरा है सरफेस इग्निशन। फर्स्ट स्पार्क नॉक, अ नॉक विच इज़ रिकरेंट एंड रिपीटेबल इन टर्म्स ऑफ ऑडिबिलिटी। आपने कभी जब आप किसी कोल्ड इंजन को स्टार्ट करते हैं, जो इंजन तो स्टार्ट में क्या होता है कि आपके पास इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं कि जिसमें आपको लग रहा होता है कि रिपीटेबल्स आवाज़ें आ रही होती है इंजन के अंदर से, जिसमें आपके पास क्या होता है क्योंकि वो इंजन अभी कोल्ड होता है तो उसमें क्या होता है कि कभी जो इंजन होता है उसमें डिफरेंट रीजन्स के ऊपर डिफरेंट मतलब कि उसमें नॉक्स आ रही होती हैं, इंजन कंबस्ट हो रहा होता है जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म की आवाज़ें आ रही है। कंट्रोलेबल बाय द स्पार्क एडवांसिंग द स्पार्क इंक्रीज द नॉक इंटेंसिटी एंड रिटार्डिंग द स्पार्क रिड्यूसेस द इंटेंसिटी। इसका ये मेथड है कि आप स्पार्क को एडवांस कर लें, मतलब कि यहाँ अगर आपके पास रेगुलर इंजन है तो आप जल्दी से उसको स्पार्क कर दें जैसे फ्यूल इसमें इनटेक हो रहा हो, लेट वॉल्व पहले से ओपन हो जाए कि जब पिस्टन ऊपर आ रहा हो। जो इसमें स्पार्क नॉक में जो नॉक की टर्म है, नॉक की टर्म ये होती है कि नॉकिंग वैसे भी हमें जो पता है कि उसमें क्या होता है कि जो आवाज़ होती है ये आवाज़ की वजह से ये इसका नाम दिया गया। ये इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इंजन स्ट्रक्चर व्हेन द एसेंशियली स्पॉन्टेनियस इग्निशन हो रही होती है आपके इंजन के अंदर। ये किस वजह से होती है? द फ्यूल एयर रेजिडुअल गैस मिक्स एज अहेड ऑफ द प्रोपोगेशन फ्लेम। अगर आपके पास जैसे फ्लेम प्रोपोगेट कर रहा होता है उससे पहले ही क्या होता है कि आपके पास फ्यूल एयर मिक्सचर या आपके पास एयर हो वो स्पार्क कर रही हो या वो इग्नाइट कर रही हो। दिस एक्सट्रीमली रैपिड रिलीज ऑफ मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी इन द एंड गैस कॉजिंग वेरी हाई लोकल प्रेशर एंड द प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर वेव्स ऑफ सब्सटेंशियल एम्पलीट्यूड अक्रॉस द कंबस्शन चैम्बर। तो फर्दर तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट इसमें प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके पास स्पॉन्टेनियसली वहाँ पे इग्निशन हो रही होती है नॉकिंग के अंदर। सरफेस इग्निशन में ये होता है बेसिकली कि आपका जो इंजन हॉट होने की वजह से आपके वहाँ पे रेड हॉट फ्लेम्स बन जाते हैं, रेड हॉट बन जाता है आपके पास इंजन की कुछ सर्फेसिस। ये स्पेसिफिकली यहाँ आप देख लेंगे जो ऊपर आपके वॉल्स होंगे उनकी कॉर्नर होगा, जो कॉर्नर होते हैं आपके पास वो मोस्ट स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए वहाँ पे जब भी आपके पास इंजन हॉट होगा
तो वहाँ पे रेड हॉट पॉइंट्स बन जाएंगे। और जैसे ही अगर आप कोई भी नया फ्यूल मिक्सर इनटेक करेंगे तो वो सबसे पहले इग्नाइट कर लेंगे, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर पहले से टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फ्यूल आपके पास इग्नाइट होता जाएगा, जिसकी वजह से एक स्पार्क जो होगा वो प्रोड्यूस होता जाएगा इग्निशन के ऊपर। वो एक प्रॉपर एक फ्लेम फ्रंट नहीं बनेगा। तो surface ignition is the ignition of the fuel air charge by any hot surface other than the spark discharge prior to the arrival of the normal flame front. It may occurs before the spark ignites the charge or after, या पहले भी हो सकता है या उसके ओवरऑल बाद भी हो सकता है, जिसको पोस्ट इग्निशन कहते हैं। Surface ignition is ignition of the fuel air mixture by a hot spot on the combustion chamber wall such as overheated walls or a spark plug or a glowing combustion chamber deposit by any means other than the normal spark discharge. Following spark surface ignition, a flame develops at each surface ignition location and starts to propagate across the chamber in an analogous manner to what occurs with normal sparking. जैसे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे आपके पास, उसके ऊपर अगर सरफेस इग्निशन हो रही है तो हर पॉइंट के ऊपर अगर सरफेस इग्नाइट कर रही होगी तो वो एक इरेगुलर मैनर बन जाएगा आपके पास इग्निशन का। इसलिए तो आपको स्टार्ट में कहते हैं कि जब आप एक दफ़ा कोल्ड इंजन है, अब अगर उसको स्टार्ट में जब नॉर्मली आप उसको स्टार्ट करें अगर कोल्ड इंजन को, तो आप क्या करें कि रेस या इस तरह गाड़ी को आप उसको मूव ना करें, क्योंकि एक दफ़ा सारा के सारा उसमें प्रोसेस हो जाए और देन अदर देन के आपके पास जो इंजन ऑयल है वो भी पूरी की पूरी आपके पास इंजन में सर्कुलेट करना शुरू हो जाए, देन ही आप गाड़ी को मूव करें। अदर देन क्योंकि आप इंजन ऑयल भी मूव नहीं कर रहा होगा और आपका जो स्पार्क जो आपके पास इंजन ऑयल ना मूव होने की वजह से जो गाड़ी होगी वो जो इंजन होगा वो कूल नहीं हो रहा होगा, तो बाकी जो इंजन ओवरऑल हॉट ही होगा अगर, तो उसमें भी रेगुलर आपके पास इग्निशन हो सकती है। ये नॉर्मली आपके पास है, इसमें आपके पास ये फ्लेम कंबस्ट हो रहा है, तो ये फ्लेम फ्रंट एक रेगुलर वे से साथ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास प्री मैच्योर कंबस्टन है कि यहाँ पे सरफेस इग्निशन की वजह से आपके पास इरेगुलर इग्निशन हो रही है, कंबस्टन हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी फ्लेम फ्रंट बन रहा है यहाँ पे भी, और ये आपके पास जो नॉर्मल बनना था वो बन रहा है। तो इसकी वजह से ये प्रेशर वेव्स ये आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को स्ट्राइक कर रही हैं, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ से प्रेशर अपवर्ड बन रहा है, यहाँ से डाउनवर्ड, जिसकी वजह से आपके पास पिस्टन पे इफेक्ट पड़ेगा और उसकी रेगुलर मूवमेंट या स्टडी वेलोसिटी के साथ मूव नहीं होगा। नॉर्मली फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय स्पार्क प्लग एंड ए कंबस्टन स्प्रेड यूनिफॉर्मली। Gasoline with octane rating that is too low for the engine can ignite prematurely, resulting in uneven burning that causes knocking and pinging. तो अगर आपके पास ऑक्टेन रेटिंग या लो क्वालिटी फ्यूल डलवाएं तब भी आपके पास ओवरऑल ये प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि वो लो क्वालिटी होता है तो उसमें आपके पास इग्निशन इरेगुलर हो रही होती है। तो अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ अ फ्यूल के बारे में वो हम किस तरह रेट करते हैं। तो ऑक्टेन स्केल होता है गैसोलीन को रेट करने के लिए। द ऑक्टेन स्केल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1927 यूजिंग अ स्टैंडर्ड टेस्ट इंजन एंड टू प्योर कंपाउंड्स। उन्होंने टू प्योर कंपाउंड्स लें, एनहेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन ट्राई मेथाइल पेंटेन या उसको हम एन पेंटेन भी कहते हैं। विच कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ नॉकिंग ऑन अ कंबस्टन वाज असाइंड एन ऑक्टेन रेटिंग ऑफ 0। जो एनहेप्टेन था उसकी ऑक्टेन रेटिंग को 0 दिया गया और जो आपके पास आइसोऑक्टेन था उसकी ऑक्टेन रेटिंग को 100 दिया गया। मतलब कि आपने दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया, क्योंकि जो आपके पास एनहेप्टेन था वो फ्यूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से नॉकिंग प्रोड्यूस होती थी, तो उसको उन्होंने 0 कंसिडर किया। और आइसोऑक्टेन मतलब क्या गुड क्वालिटी का फ्यूल था तो उसकी ऑक्टेन रेटिंग 100 थी, क्योंकि उसमें क्या था आपके पास बिल्कुल ही आइडली फ्लेम फ्रंट मूव करता था और स्मूथ बर्निंग होती थी, इसलिए उसको 100 कंसिडर किया गया। ये डिफरेंट जो आपके पास कंपाउंड्स हैं उसके डिफरेंट ऑक्टेन रेटिंग है। तो केमिस्ट ने क्या किया, असाइन ऑक्टेन रेटिंग टू डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ गैसोलीन बाय बर्निंग ए सैंपल ऑफ ईच टेस्ट। उन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने डिफरेंट आपके पास परसेंटेज के साथ मिक्स करते गए और उसको आप उसकी टेस्ट कंडीशंस को नोट करते गए। जैसे उन्होंने क्या किया, फर्स्ट जैसे एग्जांपल यहाँ पे भी लिखी हुई है, उन्होंने ऑक्टेन रेटिंग ऑफ ब्लेंड 89% आइसोऑक्टेन लिया, आइसोऑक्टेन जिसकी 100 थी वो 89% लिया और 11% एनहेप्टेन लिया, और उसका ऊपर क्या किया उन्होंने सारे टेस्ट परफॉर्म किए। अगर कोई भी आप जैसे गैसोलीन कोई भी और कोई फ्यूल इस तरह का वो लेते हैं
अगर वो सेम एज इट इज़ उसके टेस्ट कंडीशन 89% ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड 11% ऑफ एन ऑक्टेन्स के साथ मिलते हैं तो उस फ्यूल को वो 89 ऑक्टेन नंबर असाइन कर देते हैं। Gasoline that performs at the same level as the blend of 89% isooctane and 11% n-octane is assigned as the octane rating of 89। जैसे आपने गैसोलीन लिया जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, उसका टेस्ट किया और वो सेम एज इट इज़ उसके वही रिजल्ट्स आए जो 89 जो परसेंट आइसोक्टेन n-octane क्या है, तो उन्होंने 89% क्या 89 उसका ऑक्टेन नंबर रेटिंग दे दी। अभी जो आपके पास जो पाकिस्तान में कुछ ईयर्स पहले जो आप रेड कलर का देख रहे थे, रेड या मैरून जो भी इसको कहें, या तो उस आपके पास वो जो था वो 87 उसकी ऑक्टेन थी। अब पाकिस्तान मूव किया है वैसे 92 पे जो ग्रीन कलर का है। तो आपने देखा होगा कि अभी जो शॉर्टेज ऑफ मतलब कि पेट्रोल की वजह से भी डिफरेंट उन्होंने मतलब हायर ऑक्टेन नंबर्स के भी आपके पास जैसे 100 है तो वो आपके सप्लाई करते हैं उसका, लेकिन उसके रेट ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है वो 92 ऑक्टेन नंबर पेट्रोल यूज़ हो रहा है। ये आपके पास जैसे हम कहें कि ऑयल रिफाइनरी होती है, उसमें आपके पास किस तरह डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो वो उसका डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का एक कॉलम है, उसी के अंदर सारे की सारी आपके पास इसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं जिसको हम सेपरेट करते हैं। उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस है और मोस्टली आपने ये प्रोडक्ट्स का सुना भी होगा और इसकी एप्लीकेशंस वगैरह भी देखी होंगी। सबसे पहले जो हमें पाकिस्तान को जो सप्लाई किया जाता है बाहर से वो क्रूड ऑयल होता है, वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंटेक करते हैं। क्रूड ऑयल शिप्स के ज़रिए वो पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है। दैन कराची में ऑयल रिफाइनरी है। फर्दर क्या होता है वो ऑयल रिफाइनरी जो पाइपलाइंस या किसी भी ज़रिए वो आपको सप्लाई किया जाता है डिफरेंट, जैसे इधर आपके पास अटक में ऑयल रिफाइनरी है या आपके पास पाक रिफाइनरी है कोटद्दू के करीब, जिसको हम पार्को भी कहते हैं, तो वो आपके पास उनमें सप्लाई किया जाता है। दैन वो आपके पास रिफ़ाइन करते हैं। ये डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनती है। ये डिस्टिलेशन कॉलम में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रूड ऑयल इनटेक किया जाता है। तो ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज है और नंबर ऑफ़ कार्बन्स के हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो आपके पास जैसे जैसे आपके पास ऊपर इसमें बॉइलिंग पॉइंट इनका कम है और इनका बॉइलिंग पॉइंट इसमें नीचे है, या आपके पास देखें जो वेपर्स है वो अबव पोजीशंस पर जाते जाते हैं और जो लो हैं जैसे सॉलिड फॉर्म या लिक्विड इस तरह, तो वो आपके पास इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। सॉलिड्स होते हैं वो नीचे आपके पास रहते हैं। जैसे असल स्टार्ट करते हैं लोअर बॉटम से, तो असफाल्ट आपके पास है, असफाल्ट है या इसको बिचुमन कह लें या हम इसको कहते हैं जैसे ये तारकोल या रोड तार कह लें, या इसको हम अपनी देसी लैंग्वेज में यहाँ पे लुक भी कहते हैं। वो बनती है आपके पास असफाल्ट, इसी से बनती है क्रूड ऑयल से। तो वो उसका नंबर ऑफ कार्बन्स ग्रेटर दैन 80 होते हैं। वो 580 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। उसका रूफिंग कार मतलब आजकल जो रूफ के ऊपर भी हम इसमें यूज़ करते हैं हीट लॉस को मिनिमाइज़ करने, हीट को मतलब के अंदर हीट ट्रांसफ़र को मिनिमाइज़ करने के लिए, या रोड के ऊपर यूज़ करते हैं। बिचुमन भी कहते हैं इसको, टेक्निक इसका नेम है, या हम इसको लुक भी कहते हैं जो हम लोग देसी लैंग्वेज में यहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्यूल ऑयल है, वो उसका ग्रेटर दैन 70 होते हैं, 490 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो कैंडल्स में यूज़ होता है जिसमें बनाने के लिए, यहाँ फ्यूल ऑयल फॉर शिप एंड पावर से, जब पावर स्टेशन में फ्यूल यूज़ होता है या मैरीन शिप में यूज़ होता है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो उसमें हम बेसिकली इसका यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इतनी अच्छी क्वालिटी का वो फ्यूल नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो बड़े लो स्पीड इंजन होते हैं। जो भी लो स्पीड इंजन होंगे तो वहाँ पे जो फ्यूल होगा वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद लुब्रिकेंट्स हैं जिसको हम एम ऑयल भी कहते हैं, मोटर ऑयल हो गया, मोबिल हो गया, तो वो हम यूज़ करते हैं इसमें लुब्रिकेंट्स की ये एप्लीकेशन। दैन गैस ऑयल है जिसको हम डीजल फ्यूल कहते हैं, फीड स्टॉक फॉर क्रैकिंग, मतलब ये डीजल आपके पास आ जाएगा। दैन उसके बाद कैरोसिन है, और कैरोसिन फॉर होम हीटर्स या के लिए भी यूज़ करते हैं, या इसका प्यूरीफाइड जो कैरोसिन होता है वो जेट फ्यूल के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद नेफ्ताज है, इसको गैसोलीन या पेट्रोल कहते हैं, और जो गैसेस हैं इसमें मोटर या नेचुरल गैस होती है वो भी इससे हम बना रहे होते हैं। इसमें आप जब ओवरऑल स्टडी देखें, इसमें जो इनकी इस तरह आपके पास प्राइस वगैरह भी इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे एस्फाल्ट है वो हमें ऐसा कम प्राइस में मिल जाएगी, क्योंकि ये इस तरह ऊपर कर जाते जाते हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा इसमें, तो इसलिए
तो आपने वैसे देखा होगा यहाँ पे डीजल है, यहाँ पे पेट्रोल है। डीजल वैसे जो होता है वो पेट्रोल होता है वो ज़्यादा प्यूरीफाइड फॉर्म होती है डीजल की, लेकिन डीजल क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए उसकी प्राइस एज़ कम्पेयर टू दी पेट्रोल ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की रेशियो के मुताबिक। क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी गाड़ी या ट्रक्स होती हैं, क्योंकि वो तो रूट के ऊपर तकरीबन भी 200, 300 या इस तरह 400 वो 1000 लीटर्स में तकरीबन जाता है, वो यूज़ कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी बाइक्स या मोटर कार्स होती हैं जिसमें बहुत ही कम गैसोलीन यूज़ होती है। तो इस फ्रैक्शन को अगर हम देखें जो है आपके पास, इसमें क्या होता है कि जब हम आपके पास ये फ्रैक्शन आउटलेट है केरोसिन का या गैस का, इसमें जब भी आपके पास आएगा तो वेपर्स अप पोजीशन में जा रहे होते हैं और लिक्विड डाउन या आउट पोजीशन में जा रहे होते हैं। लिक्विड्स में देख लें डीजल में या केरोसिन में, या डाउन में जा रहे होते हैं जिसमें फर्दर लुब्रिकेंट्स बनते हैं और जो एज एट सॉलिड फॉर्म में रह जाती है वो आपके पास असफाल्ट रह जाती है। ये ओवरऑल एप्लीकेशन है डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो द इग्निशन सिस्टम इज़ अ डिज़ाइन टू इग्नाइट द एयर एंड फ्यूल दैट हैव बीन मिक्स्ड इन द फ्यूल सिस्टम। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द सिस्टम, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे इसको इम्प्रूव करते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं अगर मेहरान से, तो मेहरान में पहले इग्निशन सिस्टम मैनुअली था, दैन फिर उसको इलेक्ट्रिकली बेस्ड उसको बनाया गया, जिसको हम EFI भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो उस हिसाब से आपके पास फ्यूल इग्नाइट किया जाता है, जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी या स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को लो डाउन किया जाता है कि आपके पास बेसिक जो फ्यूल कंजप्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, कि जितनी आपकी गाड़ी का रिक्वायर्ड है उस हिसाब से दी जाए फ्यूल आपके पास उसमें इंजेक्ट किया जाए पिस्टन के अंदर या सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर। जो प्री इग्निशन है, दिस इज़ अ वन प्रोसेस वेयर स्पार्क इज हीटेड अप बिफोर द इग्निशन बिगिंस। इट कॉजेज रफ रनिंग एंड इन एक्सट्रीम केसेस कैन डू द डैमेज टू द इंजन। कॉजेज ऑफ प्री इग्निशन कौन कौन से होती हैं? कार्बन डिपॉजिट फॉर्म अ हीट बैरियर एंड कैन बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अ प्री इग्निशन। जो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जैसे हम एग्जॉस्ट में कुछ फ्यूल्स होते हैं उनका डिपॉजिट होने की वजह से वहाँ पे आपने देखा होगा अगर फर्नेस वगैरह या कोई भी हीट, तो वहाँ पे भी कार्बन डिपॉजिट हो जाता है इसका हीट बैरियर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे एक सरफेस जो होती है वो रफ टाइप होती है, तो वो प्री इग्निशन के लिए मतलब कि उसकी वजह से कॉज बनती है। ब्लोइंग कार्बन डिपॉजिट ऑन द हॉट एग्जॉस्ट, आपके जो हॉट एग्जॉस्ट की जहाँ पे जा रही होती हैं तो वहाँ पे एग्जॉस्ट का टेम्परेचर जो हॉट गैसेज उनका ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे भी ग्लोइंग कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से भी प्री इग्निशन हो सकती है। शार्प एज, जहाँ पे भी शार्प एज होंगे पिस्टन के ऊपर या ओवर हीटेड वॉल्स के अंदर, तो भी वहाँ पे होता है, क्योंकि वो हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट्स होंगे, तो वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे आपके पास इग्निशन के। शार्प एजेस ऑन द वॉल्स दैट वर रीग्राउंड इम्प्रॉपरली। इंजन दैट इज़ रनिंग हॉटर देन नॉर्मल ड्यू टू कूलिंग सिस्टम प्रॉब्लम, कोई भी कूलिंग सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से या इंजन ऑयल की वजह से या वाटर की शॉर्टेज की वजह से, तो आपके पास हॉटर होने की वजह से भी आपके पास प्री इग्निशन होती है। ऑटो इग्निशन ऑफ इंजन ऑयल ड्रॉपलेट्स, मतलब कि आपके पास इंजन ऑयल जो होगी अगर वो भी ऑटो इग्नाइट होने लग जाए तो भी आपके पास, क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम होने लग जाएगी इंजन ऑयल की, तो भी प्री इग्निशन के चांसेस होंगे। देन आपके पास टर्म है इग्निशन डिले, तो ये कंबस्टन की टर्म है, कंबस्टन परफॉर्मेंस इससे जज करते हैं इग्निशन डिले से। इग्निशन डिले इज़ डिफाइंड एज द टाइम और अ क्रैक एंगल इंटरवल फ्रॉम वेयर द फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट टू द ऑनसेट ऑफ अ कंबस्टन। इसका मतलब ये है कि ये स्टार्ट ऑफ अ इंजेक्शन है, ये हम नंबर ऑफ डिग्रीज या नंबर ऑफ टाइम के ज़रिए डिफाइन करते हैं कि स्टार्ट ऑफ अ कंबस्टन बेसिकली यहाँ होनी चाहिए। स्टार्ट ऑफ अ कंबस्टन आपके पास है वो टॉप डेड सेंटर के करीब होती है, तो स्टार्ट ऑफ अ इंजेक्शन आपके पास इस पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस को स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड कंबस्टन को तो आपके पास इग्निशन डिले कहते हैं। डिले पीरियड इज कमेंसन या स्टार्ट कहते हैं, स्टार्ट ऑफ अ इंजेक्शन एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय द डॉट ऑन द कंप्रेशन लाइन 15 डिग्री बिफोर डेड सेंटर। The period 1 is the delay period during which the ignition is being initiated but without any measurable departure of the pressure from the air compression curve, which is continued as a broken line in the diagram. It would be recorded if there was no injection combustion. तो ये बेसिकली इग्निशन डिले की है। इसमें हम स्टार्ट करते हैं किस तरह। तो ये आपके पास टॉप सेंटर होगा, BC मतलब बॉटम डेड सेंटर, और IWO के मतलब होगा इनटेक वॉल्व ओपन और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज एंड इनटेक वॉल्व क्लोज एंड एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन। तो ये
बाकी टर्म्स हैं, ये टॉप सेंटर है, ये बॉटम सेंटर, ये टॉप सेंटर है। अगर हम स्टार्ट कर लें यहाँ के ऊपर, देन रिवर्स आएंगे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज के ऊपर। इनटेक वाल्व ओपन होता है आपके पास, इनटेक वाल्व ओपन हुआ तो आपके पास क्या हुआ, इनटेक स्टार्ट हुई है। इनटेक स्टार्ट होती गई तो देन आपके पास क्या हुआ, इनटेक स्टार्ट है तो आपके पास जो फ्यूल एयर मिक्सचर है वो आपके पास पिस्टन सिलेंडर के अंदर आपके पास इनटेक हो रही है। तो देन आपके पास जो पिस्टन होगा वो बॉटम सेंटर पे पहुंचेगा। बॉटम सेंटर के बाद जाके आपके पास इनटेक वाल्व क्या होगा, थोड़ी बॉटम सेंटर के कुछ डिग्रीज बाद, अगर हम इसको रेवोल्यूशंस की बात करें तो कुछ डिग्रीज के बाद क्या होगा कि इनटेक वाल्व क्लोज होगा। देन आपके पास कंप्रेशन स्टार्ट होगा, मतलब बॉटम सेंटर पे पहुंचा, देन अगर ऊपर को जैसे ही मूव किया तो आपके पास इनटेक वाल्व क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा। तो देन उससे कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो कंप्रेशन इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे कंप्रेशन है यहाँ से अब इनटेक वाल्व क्लोज से कंप्रेशन स्टार्ट हुई है, क्योंकि इनटेक वाल्व जैसे ही क्लोज होगा इसका मतलब वहाँ से अब कोई इनटेक नहीं आ रही, इसका मतलब देन फिर वहाँ से प्रेशर क्या होगा, वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। कंप्रेशन स्टार्ट हुई तो प्रेशर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। अब ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे डिसाइड होगा, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली कंप्रेशन हो रही थी, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा था। अगर स्पार्क प्रोड्यूस होगा सपोज, लेकिन वो कंबस्शन नहीं होती तो ये डॉटेड लाइन होगी, वो उस करैक्टर को शो करेगी। सपोज आपके पास कंबस्शन नहीं हुई तो किसी वजह से, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ तक प्रेशर इंक्रीज़ करेगा जहाँ तक कंप्रेशन हो रही है उस फ्यूल की, क्योंकि जैसे जैसे कंप्रेशन हो रही होगी तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होगा। जैसे ही कंप्रेशन वाला कि आपके पास टॉप सेंटर पे पहुँचेगा, देन वो पिस्टन वापस को मूव करेगा तो ऐसा प्रेशर फिर डिक्रीज़ होगा तो वो बॉटम सेंटर पे पहुँचेगा। ये इन केस अगर कंबस्शन ना हो। अगर स्पार्क प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे और कंबस्शन होगी तो स्पार्क प्रोड्यूस होने की वजह से प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि कंबस्शन होने की वजह से फ्यूल भी एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा और कंप्रेशन भी हो रही होगी, तो ये आपके पास अब्रप्टली बहुत तेज़ी से प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा यहाँ पे जब पर टॉप सेंटर पे पहुँच जाएंगे। तो टॉप सेंटर पे अभी आपके पास कंबस्शन, यहाँ पे कंबस्शन के पैरामीटर्स हैं, तो यह टॉप सेंटर पे पहुँचेगा। टॉप सेंटर से जैसे ही आपके पास फर्दर डाउनवर्ड मूव में आएगा तो प्रेशर आपके पास देन फर्दर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाके स्पार्क हुए, स्पार्क ये आपके पास प्रोड्यूस हुआ तो देन आपके पास प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। फर्दर प्रेशर इंक्रीज़ होने के बाद देन आपके पास फर्दर डिक्रीज़ हो रहा है और देन फिर आपका प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, आपके पास बॉटम डेड सेंटर तक प्रेशर नॉर्मली आपके पास वही पोजीशन पे आ जाएगा जिसको एटमॉस्फेरिक कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कंबस्शन है, इसके बाद यह कंबस्शन के बाद आपके पास प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व आपके पास ओपन हो गया है, या आपके पास एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आप बॉटम डेड सेंटर है, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले ही आपके पास एग्जॉस्ट वाल्व आपके पास ओपन करेंगे, देन फिर उसके बाद आपके पास बॉटम डेड सेंटर देन टॉप डेड सेंटर पे मूव कर रहा होगा। तो मूव करने के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन ही है, तो ये एग्जॉस्ट का प्रोसेस हो रहा होगा। अभी एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन है तो थोड़े से मतलब कुछ डिग्री पहले आपके पास इनटेक वाल्व भी ओपन करेंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट का प्रोसेस जो होता है एक तो पिस्टन के ऊपर जाने की वजह से भी हो रहा होता है, क्योंकि बॉटम सेंटर से टॉप सेंटर पे जा रहा है पिस्टन, तो उसकी वजह से भी एग्जॉस्ट गैसेज है वो एग्जॉस्ट की तरफ जा रही होती हैं। फर्दर उस प्रोसेस को तेज़ करने के लिए इनटेक वाल्व ओपन किया जाता है, ताकि फ्रेश अगर मिक्सचर जल्दी से आए तो वो उस अपने प्रेशर की वजह से एग्जॉस्ट जो गैसेज है उसको जल्दी से क्या करे, एग्जॉस्ट की तरफ धकेले, एग्जॉस्ट की तरफ वो पुश करे और उसको एग्जॉस्ट वाल्व की तरफ वो मूव कर जाए। तो इनटेक वाल्व जो इसमें ओपन होगा तो देन उसके कुछ थोड़े मतलब कि ये इनटेक वाल्व ये सेम ही है इसमें प्रोसेस में, तो ये इनटेक वाल्व ओपन होगा, देन फिर उसके कुछ मतलब कि डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन के बाद टॉप डेड सेंटर पहुँचने के बाद जैसे वो नीचे आएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। तो इसमें आपके पास है क्रैंक पोजीशन एंड एंगल में, इसमें आपके पास जो शो किया हुआ ये मोल बर्न गैस मोल फ्रैक्शन है कि जो बर्न गैसेज है वो जैसे जैसे स्पार्क इग्नाइट हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न गैसेज हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बर्न गैसेज प्रोड्यूस होंगी, यहाँ से स्टार्ट होगा और देन फर्दर इसमें मूव करेगा, और ये ओवरऑल वेलोसिटी है पिस्टन की।
फर्दर इसको डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने 0 से 180 डिग्री है, 0 से 180 में इनटेक वाल्व ओपन होता है। द इनटेक प्रोसेस अकर्ड एंड अ पिस्टन मूविंग फ्रॉम अ टॉप सेंटर टू अ बॉटम सेंटर। To bottom center, the mixture of fuel and oxygen is entering the cylinder. Exhaust valve closed during the stock intake and the pressure remains constant. तो pressure remains, इसमें pressure constant रहता है क्योंकि आपके पास intake हो रही होती है, क्योंकि वो सेम एज इट इज़ वही प्रेशर रहेगा जो बाहर एटमॉस्फेयर, क्योंकि वही सेम प्रेशर से आपके पास इंटेक हो रही होती है। इंटेक वाल्व क्लोज होता है, piston cleans up from a bottom center to a top center. The mixture of fuel and is compressed and the pressure is raising up. Spark plug will ignite before top dead center. तो स्पार्क प्लग होगा वो इग्नाइट होगा टॉप सेंटर से पहले, इसको इग्निशन डिले कहते हैं। The intake valve closed and exhaust valve closed during the power stop. Piston moving downward from a top center to bottom center. At the end of this process, the exhaust valve open. This pressure is decreasing. The piston moving upward from a bottom dead center to a top dead center. The product of combustion is expelled out of this cylinder. At this process, the intake valve and open and continue for a next cycle. जब वो next cycle की तरह मूव कर जाएगा। जैसे हम फर्दर बेसिकली स्टडी करते हैं वैसे थोड़ा सा हट के ये प्रोसेस होता है कंबस्शन का। जैसे हम बिल्कुल ही रेगुलर मैनर में इनटेक वाल्व ओपन या एग्जॉस्ट वाल्व ओपन का वैसे जब स्टडी कर रहे थे, उससे थोड़ा सा पहले इनटेक वाल्व क्लोज या ओपन हो रहे होते हैं, ताकि आपके पास फर्दर एक पूरे रेगुलर मैनर के साथ सारे के सारा कंबस्शन प्रोसेस हो सके। देन फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट।